दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जितने उनके सहयोगी हैं, देश जिनको समझते हैं कि ये यूरोप के मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया है या एशिया के कोई मुल्क है, जो उनके साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं। अब यूरोप के तो बहुत सारे दोस्त देश जो हैं वो नेटो में उनके साथ हैं। तो ये सबको इस समय धमकाए जा रहे हैं, सबको सब पर उलाहना दिए जा रहे हैं कि भाई आप हमारे कहने में नहीं आ रहे हैं, आप ईरान के खिलाफ हम जो चाहते हैं वैसा कीजिए। कहने का उनका मतलब यही है, तरीका अलग हो सकता है। अब जैसे वो रिक्वेस्ट नहीं करते, वो इन मुल्कों से रिक्वेस्ट कभी नहीं करते, अपील भी नहीं करते। वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा मतलब एक तरह से आदेशात्मक स्वर है। मैंने उनको कहा कि आप ये कीजिए। तो आप अगर हार्मुज स्ट्रेट में आप चाहते हैं कि ये लोग अपने शिप भेजें, अपने जहाज भेजें और वहां पर आपकी लड़ाई लड़ें, तो ये कैसे लोग स्वीकार कर सकते हैं? अब दुनिया के जितने प्रमुख देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जितने इनके मित्र देश कहे जा सकते हैं, जिनसे इनको आशा थी कि जो चाहेंगे वो हो जाएगा, स्पेन ने तो बहुत पहले विड्रॉ कर लिया। स्पेन एक ऐसा देश है कि यूरोप में होने के बावजूद उसने डोनाल्ड ट्रंप की हर ऐसी नीति की आलोचना की जो युद्ध को भड़काने वाली थी, जो फिरका परस्ती को भड़काने वाली थी, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक तरह से अप्रूव करने वाली थी। हर इस तरह की नीति का विरोध किया। और दोस्तों आज की तारीख में सात देशों से अपेक्षा की थी श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनके लिए वो ईरान से लड़ाई लड़ेंगे, अपने जहाज भेजेंगे ताकि तेल ले जाने का जो हार्मुज स्ट्रेट का रास्ता है वो क्लीन कराएं। अकेले अमेरिका या इजराइल अकेले नहीं वो काम कर सकते, तो सब लोग वहां अपना अपना डेरा डालें। इससे किसी ने अभी तक उनको अपनी मंजूरी नहीं दी, इससे बड़े दुखी। दूसरी तरफ उनका एक और दुख है कि जो मीडिया है अमेरिका का, वो उनका साथ नहीं दे रहा है। अब वो मीडिया से भी साथ चाहते हैं। अरे भाई, मीडिया आपका कोई एलाई नहीं है ना, मीडिया आपका गुलाम नहीं है ना, लेकिन वो मीडिया को भी डिक्टेट कर रहे हैं। भाई इंडिया नहीं है कि मीडिया जो है आपका, आप अगर सत्ता में हैं और आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है या आपके पास थंपिंग मेजॉरिटी है या आप लोकतंत्र में उतना यकीन नहीं करते हैं, आप सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और लोकतंत्र में आपकी उतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, तो आप अमेरिका में ऐसा नहीं काम कर सकते कि मीडिया आपकी भक्ति करने लगे, आप पर बिछ जाए। वहां के मीडिया की एक ट्रेडिशन है। वो ठीक है कि वो भी कोई डेमोक्रेट के लिए है, कोई रिपब्लिक के लिए है, वो सब चलता है, लेकिन फिर भी मीडिया एक हद तक अमेरिका में इसलिए भी आजाद रहा है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसके तहत उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी को कोई भी सरकार कुचल नहीं सकती। ये असंवैधानिक है, हमारे संविधान में वो प्रावधान नहीं है। तो संविधान में क्यों नहीं है वो एक अलग विषय है, उस पर हम अभी आज नहीं जाएंगे। उसके भी कुछ कारण बताए गए थे, ऐसा नहीं है कि वो यूं ही नहीं है। लेकिन अपने देश के मीडिया से इसलिए भिन्न है अमेरिका का मीडिया कि वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कर लेगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाएगा। आमतौर पे अभी तक तो यही देखा गया है कि अमेरिकन मीडिया को वो किसी का लाइसेंस रद्द करने का जोखिम नहीं ले सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप संभवतः अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो ये धमकी दे रहे हैं टेलीविजन चैनलों को और अखबारों से जुड़े और जो उनके चैनल्स हैं, कुछ ऐसे अखबार भी हैं जो अपने ढंग से, हालांकि वहाँ क्रॉस मीडिया ओनरशिप अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं कुछ के अलग अलग ढंग के, तो सबको धमकी दे रहे हैं कि साहब हम तो आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। जो चैनल ईरान युद्ध में, अमेरिका और इजराइल का जो ईरान युद्ध है उसमें जहां लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि ये कवरेज उनके मन माफिक नहीं है, वहां उस मीडिया को धमकी दे रहे हैं।
और धमकी कौन दे रहा है उनकी तरफ से? एक जनाब हैं ब्रेंडन कार साहब, जो फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन है अमेरिका का, उसके ये चीफ हैं, उसके ये चेयरमैन हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको नियुक्त किया है। तो ये जो एफसीसी कहते हैं उसको, अब इसमें उन्होंने सीएनएन से नाराजगी जाहिर की, न्यूयॉर्क टाइम्स से तो अखबार के तौर पे हमेशा नाराज, अभी हाल के वर्ष माने समय से वो लगातार नाराज हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो प्रशासन है उसका हर एक व्यक्ति, मीडिया के कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल से भी उनकी नाराजगी है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सीएनएन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो अखबार हों चाहे टीवी चैनल हों, जो रीजनल लेवल पर काफ़ी स्ट्रांग हैं, जिनको वो कहते हैं जो इनके प्रवक्ता हैं एफसीसी के जो चेयरमैन हैं ब्रेंडन कार, कि ये नए नए चैनल हैं, ये जो अचानक उगाए हैं, कुछ इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। तो ये जो चैनल्स हैं, इन सबको एक बार की ही धमकी दी जा रही है कि आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन कानून बिल्कुल साफ कहता है अमेरिका का कि आप किसी चैनल का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, खासकर जो सैटेलाइट चैनल हैं। अब जैसे सीएनएन है, सीएनएन सैटेलाइट चैनल है, आप उसका कानून आपके पास, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि लाइसेंस जिनको आपने दिया है उनका तो आप कुछ मान लीजिए उन पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वो कितना टिकेगा कानून के दरवाजे पर जाकर के ये कोई नहीं जानता, लेकिन आप लीगल कोई एक्शन ले ही नहीं सकते, क्योंकि सीएनएन ने आपसे कोई लाइसेंस नहीं लिया है। जो सैटेलाइट चैनल हैं उनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। तो ये एक गलतफहमी मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को हो गई है कि वो जिसका चाहे उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। और दोस्तों, अखबारों से जो उनका गुस्सा है वह तो देखते ही बनता है। अब हमारे देश के जो लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश का मीडिया सरकार की धमकी का इंतजार नहीं करता है। हमारे देश के मीडिया का जो मेनस्ट्रीम हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, वो सरकार कभी उनसे नाराजगी जाहिर करती ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। वह तो यूं ही साष्टांग है, सादर समर्पित हैं। बल्कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेतागण हैं, उनसे भी ज्यादा आक्रामक होकर वो सरकार की तरफ से बोलते हैं। कई बार तो सरकार की ओर से नहीं बोलते, बल्कि पार्टी की ओर से भी बोलने लगते हैं। और पार्टी ही नहीं, कई बार पार्टी को चलाने वाले उस संगठन की भाषा में बोलने लगते हैं जो हिंदुत्व को अपने दर्शन के तौर पे प्रोपेगेट करता है। यह हाल है अपने देश के मीडिया का। तो कहां अमेरिका का मीडिया और कहां इंडिया का मीडिया देखते ही बन रहा है इस समय। और ईरान का जो अमेरिका और इजराइल का युद्ध है, क्योंकि दोनों हमलावर हैं, दोनों ने ही हमला किया था, बाद में लड़ाई भड़क गई। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है, इसके दौरान मीडिया के कवरेज को लेकर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो इंडियन मीडिया की मौजूदा तस्वीर से बिल्कुल जुदा है। वहां स्टेब्लिशमेंट, सरकार धमकी दे रहा है अमेरिका का मीडिया को कि भाई आप गलत दिखा रहे हैं, आप ये चीज मत दिखाइए, ये क्यों दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन वहां का मीडिया कह रहा है कि नहीं, हम तो वही सच दिखाएंगे, जो सच होगा वही दिखाएंगे। ये ठीक है कि कई बार गलतियां भी होती हैं, आजकल फेक न्यूज का जमाना है, कई बार ऐसी तस्वीरें पेश कर दी जाती हैं कि कोई रिपोर्टर कंफ्यूज हो जा सकता है, कोई कमेंटेटर कंफ्यूज हो जा सकता है, तो उस पर वो लोग अपना रिग्रेट भी देते हैं। लेकिन आमतौर पे उनका कहना है कि हम अमेरिकी मीडिया हैं, इसलिए हम अमेरिका की युद्ध नीति के किसी गलत फैसले को या किसी गलत निर्णय को जायज ठहराएं, ये हमारे कर्तव्य में ये शामिल नहीं है। हमारे देश में होता क्या है कि अगर सरकार ने कोई फैसला कर लिया, चाहे वो जनता के मामले में हो या किसी विदेश नीति के मामले हो, किसी कृषि नीति के बारे में हो, किसी भी नीति के बारे में हो, कोई भी फैसला कर लिया, तो यहाँ का मेनस्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर एक कमेंट नहीं करेगा, नेगेटिव कमेंट, हमेशा पॉजिटिव होगा। आपको याद होगा 3 किसानों के 3 जो बिल आए थे, जिन पर इतना बड़ा हंगामा हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन मीडिया जो था देश का, मेनस्ट्रीम मीडिया,
वो यकीनन इस बात को रोज सुबह से लेकर रात तक बताता था कि कैसे ये कृषि कानून बड़े महान हैं, बड़े दिव्य हैं, बड़े अलौकिक हैं। और उस मीडिया में काम करने वाले, मजे की बात है कि किसानों के बेटे ही ज्यादा थे, खासकर हिंदी मीडिया में। लेकिन उनको भी कहना पड़ता था क्योंकि मालिकों ने तय कर लिया था कि हमें तो भक्ति करनी है। तो इसलिए दोस्तों मैं इस बात को ज्यादा जोर देकर आपको आपके सामने रखना चाहता हूं कि अमेरिका में ये बात सही है कि जिस जिस दौर में हम आज हैं उसमें बहुत बुरा प्रशासन वहां का भी है। इतना बुरा प्रशासन अमेरिका ने हाल के कुछ दशकों में कभी देखा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक वहां इंटरनल डेमोक्रेसी है समाज के अंदर, उसका तकाजा है कि मीडिया को यह साहस मिला है, मीडिया को ये ताकत मिली है कि वो सच दिखाएं और उसको कोई गलत नहीं कह सकता। वहां कोई एंटी नेशनल उसको घोषित नहीं कर सकता। हमारे यहां तो सच दिखाइए तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। यह हाल है और किया ही गया है और किया ही जा रहा है। तो ये खूबसूरती अमेरिका की अभी भी थोड़ी बची हुई है। हालांकि मैं अमेरिकन डेमोक्रेसी का कोई प्रशंसक नहीं हूं, अमेरिकन डेमोक्रेसी की अपनी भी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन वो एक थ्योरेटिकल विषय है, उस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वहां के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नो डाउट अभी भी सच कहने की वो कोशिश करता है और दुस्साहस भी करता है, वो झुकता नहीं है। लेकिन अभी हाल के कुछ वर्षों में जो बड़े बड़े अखबार हैं अमेरिका के, उनका जो मालिकाना जो हक है, मालिक जो उसके हैं वो बदल गए। पहले जैसे लोग जो हैं उस तरह के नहीं रहे, तो अब उनके यहाँ भी एक डिजनरेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन हम तो उसको खैर मकदम करेंगे उस मीडिया को जो अभी भी कह रहा है कि हम सच दिखाएंगे और इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए, एक सर्वे हुआ है, सर्वे सीएनएन ने दिखाया, अखबार ने कराया सर्वे, वहां के एक बहुत बड़े अखबार ने, लेकिन सीएनएन आज दिखा रहा था और मैंने देखा सवेरे कि 40% लोग अभी भी अमेरिका में ऐसे हैं जो युद्ध का विरोध कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने युद्ध छेड़ा है ईरान पर अपने प्रिय मित्र नेतन्याहू को लेकर, यानी इजराइल के साथ मिलकर, तो उसी मुल्क में 40% अमेरिकी हैं, 100 में 40 अमेरिकी जो कह रहे हैं कि ये युद्ध गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या किसी और देश में, किसी विकासशील मुल्क में जहां की डेमोक्रेसी कमजोर हो, यहां जहां डेमोक्रेसी हो ही ना? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर आप युद्ध का विरोध कर देंगे तो आपको लोग देशद्रोही कह देंगे। लेकिन वहां 40% ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है आंकड़े में, और डेटा उसके लिए है। वो हमारे यहाँ जैसे सर्वे नहीं है, बड़े अखबार ने सर्वे कराया है, देश के टॉप अखबार ने, और उसमें सारा डेटा है। और उसको सीएनएन दिखा रहा था कि 40% पीपुल दे आर अपोज टू वॉर अगेंस्ट ईरान, और 42% लोग ही केवल अमेरिका का साथ दे रहे हैं युद्ध में। ये अमेरिका के अंदर की स्थिति है, यानी 42% लोग, 100% देना चाहिए था अगर हम अपने पैमाने से देखें या अपने आस पड़ोस के देशों के पैमाने से देखें। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वियतनाम युद्ध के समय भी ऐसा ही था, दक्षिण कोरिया युद्ध के समय भी ऐसा था, हालांकि उतना नहीं था, लेकिन वियतनाम युद्ध के समय तो रोज ही जुलूस निकलते थे। इस वक्त भी जुलूस निकल रहे हैं, अमेरिकी शहरों में अभी भी जुलूस निकल रहे हैं प्रोटेस्ट में कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तो यह खूबसूरती है। यहां तक कि इजराइल जैसा देश जो युद्धोन्माद से भरा हुआ है, जिसका शासक युद्धोन्माद से, वहां भी छोटा ही परसेंटेज है, इतना बड़ा परसेंटेज नहीं है, लेकिन वहां भी युद्ध विरोधी लोग हैं, और वो यहूदी हैं, वो इजरायली हैं, और वे भी तेल अवीव में या यरूशलेम में प्रोटेस्ट मार्च कर लेते हैं। ये हालत है। तो अमेरिकन मीडिया कम से कम इन चीजों को दिखा रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि ये जो ब्रेंडन कार साहब जो है एफसीसी चेयरमैन है, जो फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के चेयरमैन है, वो जो बात ये कह रहे हैं, जाहिर है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं की बात को व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा अखबार, हमारा टीवी हमारा है, इसलिए वो कोई ऐसी बात कहेगा तो हम लाइसेंस रद्द कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब ये जो उनकी धमकी है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है और न तो वहां का मीडिया इसकी परवाह करता है।
सेटेलाइट चैनलों को आप लाइसेंस नहीं देते, वो तो ऐसे ही बेफिक्र हैं। रही बात अखबारों की, तो आप रोक करके दिखा दीजिए, आप रोक कर कोई भी चीज रोक करके दिखा दीजिए। वैसे भी विज्ञापनों के मोहताज नहीं है हमारे जैसे देश में, जहां सरकारी विज्ञापन से ही टेलीविजन चैनल और बहुत सारे अखबार चल रहे हैं। वो बेचारे क्या करेंगे, उनकी तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन अमेरिका के जो अखबार और टेलीविजन चैनल हैं वो सिर्फ विज्ञापन से नहीं चलते, वैसे भी प्राइवेट सेक्टर के विज्ञापन मिले, लेकिन वो अपने पाठकों से पैसा भी काफी वसूलते हैं। यानी एक अखबार जो 40 पेज 50 पेज का होता है, उसके लिए उनका दाम भी काफी भारी भरकम होता है। तो वहां ये स्थिति नहीं है कि विज्ञापन से ही सारा अखबार सारा मीडिया चलेगा। तो दोस्तों, ये जो बात है इसको बहुत समझने की है कि कैसे डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए मीडिया का स्ट्रांग होना जरूरी है। और अगर मीडिया स्ट्रांग नहीं होता है, अगर वो घुटना टेकू बन जाता है, तो डेमोक्रेसी कैसे कमजोर होती है। इसका उदाहरण देखना हो तो आप अपने देश में भी देख सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी लगातार कमजोर हो रही है। उसे और मजबूत होना चाहिए था, लेकिन कमजोर मीडिया कैसे लगातार डेमोक्रेसी के कमजोर होने का रास्ता बना रहा है। और अमेरिका में डिस्पाइट ऑफ कि वहाँ का जो 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 रिजीम है, जो मौजूदा प्रशासन है, वो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मीडिया में जनता की आवाज़ जो डेमोक्रेसी के पक्ष की है वो सामने आ रही है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप साहब, उनका प्रशासन मीडिया को धमका रहा है, लेकिन मीडिया उनकी धमकी को कुछ भी तवज्जो नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम भी देखें क्या भविष्य में कभी भारत को भी ऐसा मीडिया मिलेगा। हम तो समझते हैं कि इससे भी अच्छा मीडिया होना चाहिए। यूरोप के बहुत सारे देशों में इससे भी बेहतर मीडिया है। हम उस मीडिया की कल्पना करें, लेकिन तब वो मीडिया संभव होगा जब डेमोक्रेसी भी हमारी बेहतर होगी। डेमोक्रेसी और मीडिया की आज़ादी दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। दोनों दोनों एक दूसरे के साथ मजबूत होते हैं। तो आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।